दोस्तों नमस्कार। मैं सतवीर दलाल अपने भारत लिंक के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हमारे सामने जो शख्सियत है उससे मिलकर हमें ही नहीं आपको भी खुशी होगी, क्योंकि वो गुड़गांव के बहुत ही फेमस और सुप्रसिद्ध समाज सेवी हैं और गुड़गांव की जनता से लगभग 20-25 साल से जुड़े हुए हैं और शुरू से ही लोगों के बीच में रहकर उनके काम करवाते रहे हैं, उनकी सेवा करवाते रहे हैं। इसलिए गुड़गांव का पूरा बच्चा बच्चा उनके नाम को जानता है। तो आज वो हमारे साथ हैं भाई रविंद्र कटारिया जी। तो सबसे पहले रविंद्र कटारिया जी, हम आपका अपने चैनल के ऊपर स्वागत करना चाहेंगे। सतवीर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें टाइम दिया और अपने कीमती समय निकाल कर हमारे से मिलने आए। जी जी। कटारिया साहब, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप 25 साल से समाज सेवा के क्षेत्र में हैं, तो इतने लंबे समय से लोगों के काम करते करते क्या आपको टाइम की वजह से या किसी और वजह से कोई परेशानी तो महसूस नहीं हुई कभी? नहीं सतवीर जी, मुझे ना कभी भी ऐसी कोई परेशानी महसूस नहीं हुई। बाकी मुझे तो लोगों के काम करने में मज़ा आता है। जी जी जी। बहुत आनंद मिलता है जब लोग खुश होते हैं, जिनके काम हो जाते हैं ना जी तो बहुत एक आनंद की प्राप्ति होती है। जी। सर, आप चुनाव प्रक्रिया से जुड़े रहे हैं और आपने चुनाव भी लड़े हैं, जीते भी हैं और हर तरह की परिस्थितियों का सामना भी किया है। तो पहले तो हम थोड़ा सा आपके इस चुनाव के सफ़र को जानना चाहेंगे कि आपने कब चुनाव लड़े और क्या रहा और कैसे आप उस प्रक्रिया के माध्यम से गुजरे। सतवीर जी, मेरा ना कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था। जी 2000 में हमारा जो वार्ड बंदी हुई थी, जी उस टाइम नगर परिषद होती थी, जी तो कोई ना पंचायत चल रही थी हमारे वार्ड जी में। जी जी तो उसमें जीत बहस के कारण कुछ लोग थे जो ये कह रहे थे कि भाई निर्विरोध चुन दो, 5 लाख सरकार देगी, 10 लाख हम दे देते हैं। तो सब लोग सहमत हो गए थे उस बात के ऊपर। जी लेकिन कुछ लोग थे जो नहीं माने, उन्होंने कहा कि नहीं, हम चुनाव में जाएंगे। जी तो वो टाइम था मेरा कि मैंने उनको कहा, वो मेरे फ्रेंड सर्कल में थे, जी तो मैंने कहा कि आप लोग चुनाव में जाएंगे तो मैं भी चुनाव में जाऊंगा। जी तो वो पहला चुनाव मैंने लड़ा था और उसमें हमारे बुजुर्ग थे, ताऊ देवी साहे जी, जी 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 देवी साहे यादव जी, जी वो चुनाव जीते थे। मैं सेकंड नंबर पे आया था। जी तो वहां से मेरे चुनाव की शुरुआत हुई। जी। उसके बाद अगला चुनाव कौन सा लड़ा सर? 2005 में नगर परिषद का चुनाव आया और महिला रिजर्व सीट आ गई थी जी हमारे वार्ड से। जी तो मैंने अपने मिसिज को जी थोड़ा समझाया। जी जी जी। वो मना कर रही थी चुनाव लड़ने से कि नहीं, मुझे नहीं कोई चुनाव लड़ना है। फिर उसको मनाया, जब वो मानी तो हम फिर वो चुनाव 2005 में जीते, 152 वोट से जीते। जी। आपकी धर्मपत्नी का नाम सर? पूनम कटारिया जी। तो उस चुनाव के अंदर पूनम कटारिया जी ने भी विकास के कार्य करवाए या सर आपने ही सारे करवाए प्रतिनिधि के रूप में? नहीं, पूनम जी बहुत अच्छा पार्टिसिपेट करती थी जी और मैं तो कहूँगा कि जो शुरुआत करी है वार्ड के विकास कार्यों की, वो पूनम ने ही करी थी। जी मेरा नंबर तो सेकंड पड़ा था उस टाइम। जी 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 जी। उसके बाद अगला चुनाव कब लड़ा सर? अगला चुनाव मैंने 2011 में लड़ा, क्योंकि 2008 में नगर परिषद को भंग कर दिया गया था जी जी और फिर दो नगर निगम बना दिया गया जी था। जी तो 2011 में चुनाव हुए थे, 15 मई 2011 को। जी तो उसमें मेरे क्षेत्र में कुछ क्षेत्र ऐसे लगा दिए थे जो अनअप्रूव्ड थे जी जी वार्ड में, जी जिसमें जैसे हरिनगर हो गया, शक्ति पार्क हो जी गया। जी जी। तो लोगों ने मेरे पे विश्वास जताया और मुझे एक तरफा चुनाव जिताया लोगों ने, बहुत प्यार किया 2011 में। जी 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 उसके बाद मैं भी लोगों की भावनाओं पर खरा उतरा और मैंने अपने क्षेत्र के अंदर रिकॉर्ड तौर विकास कार्य करवाए थे। जी जी जैसे हरिनगर, शक्ति पार्क, शिवजी पार्क, जी ये एरिया होते थे, राजनगर, अनाज मंडी। जी तो मैंने सफाई व्यवस्था से लेके और अपना रोड, पानी, लाइट, सीवर, जी 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 जो एरिया अप्रूव्ड होते गए, मैं उनमें वो काम कराता चला गया। जी। लगभग कितने के विकास कार्य करवाए होंगे आपने? उस टाइम तो आप ये मान के चले, मैं एग्जैक्ट फिगर तो नहीं दे सकता आपको, लेकिन हाँ करोड़ों रुपए में काम हुए थे, लगभग 10-12 करोड़, 15 करोड़ रुपए के आसपास। उसके बाद अगला कौन सा चुनाव लड़ा सर? उसके बाद 2017 में मैंने चुनाव लड़ा, शायद बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़ा। लेकिन सर अब आप शायद जननायक जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं ना? हाँ जी, मैं जननायक जनता पार्टी में पूर्व में हल्का अध्यक्ष भी रहा हूँ। अब नहीं है शायद, अब कार्यकर्ता के रूप में है। तो सर अब फिर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो कौन से वार्ड से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं आप? ये अब जो वार्ड बंदी हुई है, परसों नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसमें हमारा वार्ड 28 नंबर आया है, जिसमें क्षेत्र आया है अपना गांधीनगर, शिवनगर, बैंक कॉलोनी, अमर कॉलोनी, हीरा नगर, शिवजी पार्क, ओम नगर, शांति नगर, राजनगर, अनाज मंडी और राजीव कॉलोनी। जी जी जी। ये क्षेत्र आया है। और अभी ये प्रक्रिया बाकी है कि लेडीज वार्ड आता है या जेंट्स वार्ड आता है, जी जी। वो देखने वाली बात। अगर लेडीज वार्ड आता है तो आपकी धर्मपत्नी फिर से चुनाव में? हाँ, वो तो 2005 में भी पार्षद रह चुके हैं, 2017 का चुनाव भी उसने फाइट किया है। सर आपके वार्ड की समस्याएं क्या हैं?
मेन समस्याएं तो मेरे वार्ड में अब उत्पन्न हो गई हैं वो हैं, जैसे रोड है जी काफी रोड खोद के डाल दिए गए हैं, जी 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 जो अब बनने की भी उनकी वो नहीं हो रही, क्योंकि अब चुनाव सर पे आ गया, आचार संहिता लग जाएगी तो वो काम होंगे भी नहीं। पानी की समस्या है, जगह जगह वॉल लगा दिए गए हैं, जहाँ मुझे लोगों से पता चला और जहाँ मैं गया हूँ देखा है तो करीबन करीबन 17 वॉल ऐसे लगा दिए गए हैं कि जब लोगों का हाथ में चाबियां दे दी गई है कि जब उनका दिल करता वाल खोल लेते हैं, उनके घर तक पानी जाता है, फिर वाल बंद कर देते हैं। बहुत से लोगों को उससे समस्याएं हो रही है। जी 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 बिजली की लटकती हुई तारें हैं जी जो काफी टाइम से बहुत ज्यादा नीचे हो गई जी। हैं, वो हैं। कुछ लोहे के पोल्स हैं जो हादसों को नोता देते हैं बारिश के दौरान, वो हैं जी। और सीवर की समस्या है। जी एक मेरे वाले रोड पे पहले भी थी, मेरे टाइम में भी जल भराव की समस्या थी, जी तो लोगों ने दूसरे पार्षद के ऊपर विश्वास करके उसको जिताया, लेकिन उससे भी वो समस्या दूर नहीं हो पाई। जी जी। वो समस्या दूर करेंगे। तो क्या सर जो वर्तमान पार्षद है उन समस्याओं के लिए तो उसकी जिम्मेदारी है ना, तो क्या कहने का ये तात्पर्य कि उन्होंने अपनी जो जिम्मेदारी है वो ईमानदारी से नहीं निभाई, या फिर सरकार ने कोऑपरेट नहीं किया उनके साथ? देखिए, सरकार कोई भी हो या पार्षद जो भी हो, हाँ हाँ ठीक है, अपने वार्ड में हर आदमी काम कराना चाहता है जी और सरकार भी चाहती है कि उनके क्षेत्र में काम हो। जी ये पार्षद की कमी रही या अधिकारियों की कमी रही जी कि वो लोग उन कामों को पूरा नहीं करवा पाए। जी और जहां तक मैंने देखा है जो हमारी पार्षद हैं उनको तो शायद लोग पहचानते भी नहीं। अच्छा अच्छा अगर वो वार्ड में चले जाएं तो मुझे नहीं लगता कि वार्ड की 2% जनता भी उनको पहचानती होगी, जी 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 क्योंकि सारे जो काम कर रहे हैं वो उनके हस्बैंड कर रहे हैं। जी जी ठीक है, हाँ। तो हो सकता है इस वजह से भी काम ना हो पा रहे हो कि अधिकारी ना सुनते हो कि पार्षद तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। पार्षद बोल नहीं रहा है, ठीक है। चलिए सर, अब तक आपने अपने वार्ड के लिए क्या किया है, थोड़ा सा ये बताएं आप हमें। देखिए, जब मैं 2005 में पार्षद बना था हाँ। तो वार्ड की समस्या बहुत ज्यादा थी। रोड नहीं थे, सीवर लाइनें नहीं थी, पानी की लाइनें कुछ बिछी हुई थी, कुछ नहीं थी। सर मेरा तात्पर्य पिछले 5 साल के दौरान का है, पिछले 5 साल में आपने लोगों की आवाज किस तरह से उठाई? देखिए जी, अभी जो लोग मेरे ऊपर विश्वास करते हैं और जो आए हैं, किसी की सीवर की समस्या आई है, पानी की समस्या आई है या किसी की लाइट की समस्या आई है, मैंने खुद जाके उनको दूर कराया है। कोरोना काल में लोगों की हेल्प करी है, मैंने राशन भी दिया है लोगों को, जो लोग आए जो मेरे तक पहुंच पाए उनको। सर आपको किस आधार पर लगता है कि आप ये चुनाव जीत जाएंगे? क्या सिर्फ कोरोना में आपने जो लोगों की हेल्प की उस आधार पर, या किसी और आधार पर भी आपको लगता है कि लोग मुझे वोट देंगे? देखिए, जब मैं पार्षद नहीं भी था और पार्षद रहा भी और आप पार्षद नहीं हूँ, लेकिन जो लोगों के साथ मेरा जुड़ाव रहा, मैंने कभी ना लोगों को ये नहीं सोचा कि ये मेरा वार्ड के लोग हैं या मेरे वोटर हैं या इन्होंने वोट दिया या इन्होंने वोट नहीं दिया। मैंने सबको एक समान लेके चला हूँ, जैसे एक परिवार को लेके लोग चलते हैं ना, मैं अपने वार्ड को ऐसे लेके चला हूँ। तो जिस वजह से लोगों से मेरा अटैचमेंट है, लोग अब भी आते हैं, काम के सिलसिले में भी आते हैं, वैसे भी मिलने आ जाते हैं। तो जो लोगों को प्यार दिखाई दे रहा है, और इन 6 साल के अंदर, अब तो मैं 6 साल ही कहूंगा कि 6 साल पूरे होने को जा रहे हैं, इन 6 साल के अंदर जो लोगों को समस्याएं झेलनी पड़ी हैं, सीवर इतने बुरी तरह से बहे हैं यहाँ पे, मैं दिखा भी दूंगा, मेरे पास रिकॉर्डिंग की होगी शायद। रोड टूटे हुए हैं, लोगों में के घरों में गंदा पानी आ रहा है पीने का, तो वो लोग परेशान हैं, वो मेरे पास आ रहे हैं कि भाई साहब आपका कार्यकाल ही अच्छा था, आप मिल जाते थे, आप आराम से हमारी बात सुन लेते थे बैठ के। तो उस वजह से मुझे लग रहा है कि लोगों का जो प्यार मिल रहा है, लोग खुद आके कह रहे हैं कि भाई साहब आप तैयारी करो, हम आपके साथ हैं। तो मुझे लगता है कि चुनाव रोमांचक होगा, अच्छा होगा मेरे लिए। सर ये बिजली की, पानी की, रोड की, सीवर की ये समस्या तो लगभग हर वार्ड में होती है। जो दूसरी तरह की समस्याएं जैसे युवाओं के लिए रोजगार नहीं है, और जो वृद्धावस्था है, वृद्ध आदमी है, उनके लिए कोई समुचित प्रयास नहीं है, क्या इसका मतलब ये ठीक है आपके वार्ड में, या इनमें भी कोई दिक्कत है? नहीं, देखिए, मेरे टाइम में मैंने जो वृद्ध लोग हैं उनकी पेंशन भी बनवाई थी। जी जी जी। मैंने पीले कार्ड भी लोगों के बहुत बनवाए थे। देखिए, अब सरकार ने किस कारण से वो काटे हैं, बहुत से लोग परेशान हैं, उस सिलसिले में भी आए हैं। चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी मैं तो अब भी लोगों के साथ गया हूँ पीले कार्डों के चक्कर में। तो उनकी जो अब ये परिवार पहचान के आधार पर उनकी इनकम ज्यादा दिखा के वो कार्ड काट दिए गए हैं, वो भी ठीक कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी सरकार उसको ठीक नहीं कर रही है। जैसे ही पॉसिबल होगा उसको ठीक कराएंगे और लोगों को दोबारा पेंशन लागू करवाएंगे। अगर आप ये चुनाव जीतते हैं तो अगला टारगेट क्या होगा सर आपका? देखिए, अगला टारगेट तो जैसे अगर हम विधानसभा की बात अगर आप पूछ रहे हैं, तो विधानसभा के में ना अभी बहुत कम टाइम बच जाएगा हमारे चुनाव के बाद, लगभग 1 साल का टाइम बचेगा। और 1 साल में तो मुझे ये लगता है कि मैं अपने वार्ड को ही दोबारा से इकट्ठा कर पाऊंगा और लोगों की समस्याएं दूर कराने की कोशिश कर पाऊंगा उस टाइम, क्योंकि समस्याएं इतनी ज्यादा गहरी हो गई हैं वार्ड के अंदर कि उनको संभालना ही बहुत कठिन हो जाएगा।
तो उसमें मैं अगर कहूँ कि तो मैं विधानसभा की तैयारी कर लूंगा तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो क्या 2029 के लिए विधानसभा हाँ, 2029 के लिए अगर लोगों ने विश्वास जताया, लोगों ने प्यार दिखाया, लोगों ने साथ दिया, तो डेफिनेट में 2029 का विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। निर्दलीय या किसी पार्टी से? देखिए, फिलहाल तो मैं जननायक जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ और दुष्यंत जी का नेचर बहुत अच्छा है, मैं इसलिए उनसे जुड़ा हुआ हूँ। बाकी वो वक्त बताएगा लोग क्या कहते हैं। कि अगर लोगों ने कहा कि भाई साहब आप निर्दलीय लड़ो तो हम निर्दलीय लड़ेंगे। लोगों ने कहा कि दुष्यंत जी के ऊपर विश्वास दिखाया, जैसे आज युवा दुष्यंत जी पे विश्वास दिखा रहा है। कल भी हमारा युवा कार्यकर्ता सम्मेलन था तो बहुत लोग वहाँ पे बच्चे इकट्ठा हुए थे। अगर दुष्यंत जी ने कहा और लोगों ने सहयोग दिया तो पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। यानी दूसरे शब्दों में आप ये कहना चाह रहे हैं कि या तो दुष्यंत जी आपको टिकट दे दें, नहीं तो आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। देखिए, हर आदमी अपनी तरक्की चाहता है। जी जी ये तो आप भी मानते हैं, आप भी पत्रकारिता में चाहते हैं सतबीर जी की मैं बहुत ऊंचे लेवल पे जी, जाऊं। तो मैं भी चाहता हूं कि मैं एक विधायक गुड़गांव का बनूं और काम कराऊं। जी 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 क्योंकि 2000 में गोपीचंद गहलोत जी गुड़गांव से विधायक बने थे, निर्दलीय बने थे। जी 2009-10 में सुखबीर कटारे जी विधायक बने, 2005 में गाबा जी बने, 2014 में अपने उमेश अग्रवाल जी बने, अब 2019 में ये हैं, क्या नाम है अपना, सिंगला जी हैं। जी तो इनमें अगर देखा जाए ना तो काम करने की जो प्रक्रिया थी वो या तो सबसे अच्छी रही गोपीचंद गहलोत जी की, जी या फिर कुछ सुखबीर कटारिया जी की रही, जी उमेश अग्रवाल जी की रही। लेकिन आज के अगर हालात देखें तो कुछ ठीक नहीं है। विधायक जी काम कराने की कोशिश कर रहे हैं, या तो अधिकारी उनकी बातें नहीं सुन रहे हैं, या कोई कारण है वो तो विधायक जी बताएंगे। जी 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 इसलिए गुड़गांव की जनता अब कुछ बदलाव चाह रही है और आगे 2027 में परिसीमन भी होना है। जी तो उस हिसाब से जैसे लोग विधानसभा बनेगी तो अब देखेंगे कितना चुनाव। एक मिनट के लिए अगर हम कल्पना करें कि आप ये चुनाव नहीं जीत पाएंगे तो क्या अगला चुनाव लड़ेंगे या फिर ये अंतिम चुनाव होगा आपका? नहीं, देखिए, ये तो अगर भगवान ने तक बुरा चाहा कि मैं चुनाव नहीं जीत पाया या लोगों का प्यार नहीं मिला लोगों का और मैं चुनाव हार भी गया तो मैं समाज सेवा जरूर करता रहूंगा। अगर अगले चुनाव में लोगों ने फिर कहा कि भाई साहब चुनाव लड़ना है तो लड़ेंगे, वरना तो अपना समाज सेवा करेंगे फिर। जी जी, समाज सेवा से जुड़े रहेंगे। हाँ। हाँ जी, तो आपको वर्तमान में क्या लगता है हरियाणा के अंदर सर किस पार्टी की सरकार आने जा रही है? बीजेपी ही पुनरावृत्ति करेगी या कोई और पार्टी हरियाणा के अंदर आएगी? देखिए, ये तो पब्लिक तय करेगी। अगर बीजेपी के काम से पब्लिक खुश है तो बीजेपी को ही वोट देगी, और अगर बीजेपी के काम से खुश नहीं है तो कोई भी सरकार आ सकती है उसमें। कोई भी का क्या तात्पर्य है? कुछ जो भी पार्टियां हैं जो चुनाव लड़ेंगी, कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही है, आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, और भी छोटी छोटी पार्टियां जो चुनाव लड़ रही हैं, ये तो पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है निर्दलीय ज्यादा आ जाए जीत के। जी 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 जी। और आप किसी समाज सेवा के और किसी क्षेत्र में भी जुड़े हुए हैं क्या, या फिर आप सिर्फ वार्ड की ही समाज सेवा से जुड़े हुए हैं? नहीं, मैं कई संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ। कुछ संस्थाएं जागरण कराती हैं, कुछ गरीब लड़कियों की शादियां कराती हैं जी, और हर सामाजिक काम में बढ़ बढ़ के हिस्सा लेता हूँ। धर्मशालाओं में भी बनाने के लिए पैसा दिया है, मंदिरों के लिए भी पैसा दिया है बनाने के लिए। जी 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 जी। जिस तरह के लोग चाहते हैं कि भाई साहब ये मदद है, मैं उस तरह की मदद। यानी जिसको जो जरूरत होती है उसके लिए आप हमेशा तैयार रहते हैं? मैं अपने क्षेत्र के लिए नहीं कह रहा कि मैं अपने वार्ड के लिए कह रहा हूँ। मैं गुड़गांव गांव के पास से भी लोग आते हैं, जागरण कराते हैं, सरकारी माता का जागरण होता है, वो भी आते हैं, मैं वहाँ भी हिस्सा ले पार्टिसिपेट करता हूँ। सर, आने वाले टाइम में जजपा और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ेंगे या अलग अलग चुनाव लड़ेंगे? देखिए, जो अभी अलायंस हुआ है उस हिसाब से तो लगता है कि मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे। जो एनडीए के घटक में जजपा गई है उस हिसाब से तो मिलकर ही चुनाव लड़ना चाहिए। तो और बाकी ये बड़े हमारे जो नेता, बड़े शीर्ष नेता हैं, वो उनका फैसला है कि वो क्या करते हैं क्या नहीं। अगर मिलके चुनाव लड़ते हैं तो गुड़गांव की सीट किसके खाते में आने की संभावना लग रही है आपको? देखिए, हमारी पार्टी भी चाहेगी कि गुड़गांव की सीट हमारे खाते में आए जी, और बीजेपी भी चाहेगी कि उनकी सीट उनके पास ही रहे। ये तो बड़े जो हमारे शीर्ष नेता वो बैठ के उसका फैसला करेंगे कि हमारे खाते में कौन कौन सी सीट आती है और बीजेपी खाते में कौन कौन सी सीट आती है। सर, वर्तमान सरकार के ऊपर थोड़े बहुत आरोप भी लगते रहते हैं कि एक तो ये है कि वो समाज में ध्रुवीकरण की यानी विभाजन की नीति का पालन करते। क्या आपको लगता है कि वास्तव में ऐसा है? देखिए, जब सत्ता में लोग होते हैं ना तो उनके ऊपर बहुत तरह के प्रेशर, बहुत तरह की परेशानियां उनके सामने आती हैं जी, और सरकार को एक बहुत ही अच्छे माहौल में उन चीज़ों को सुलझाने की कोशिश करती है। कोई भी सरकार हो, कोई सरकार ये नहीं चाहती कि उनके क्षेत्र में अराजकता फैले, असामाजिक तत्व उभर के आए। तो ये सरकार जिस तरह से भी हैंडल हो सकता है उस सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करती है। जी 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 जी। सर, एक जैसे बेरोजगारी का मुद्दा है आजकल प्रदेश के अंदर, लोग ये कह रहे हैं कि हरियाणा के अंदर बेरोजगारी
पिछले 10 साल में रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ी है। जो सीटें खाली हो जाती है, जो सरकारी कर्मचारी वो सेवानिवृत्त हो जाता है, उस पोस्ट को ही ख़त्म कर दिया जाता है, नई भर्ती की नहीं जाती। क्या इससे सरकार का भी काम प्रभावित नहीं होता, और क्या बेरोजगारों के लिए रोजगार के साधन खत्म नहीं होते जा रहे हैं क्या? देखिए, ये तो हम भी सरकार से अपील करेंगे कि जो बेरोजगारी है, लोग बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, क्षेत्र में आ रहे हैं, उनके लिए रोजगार की सुविधाएं मुहैया कराएं। सरकार इसके लिए काम भी कर रही है। सरकार ने पोर्टल भी बनाए हैं इसके लिए कि बच्चे वहाँ पे अपना वो लिंक करें और जो भी जॉब निकलेगी उन बच्चों को बुलाया जाता है। सरकार बार बार बेरोजगार मेले भी लगा रही है, जिससे लोग बच्चों को नौकरियां मिल भी रही है। सरकार प्रयासरत रहती है। जी, लेकिन सर वो जो रोजगार मेला और वो लगाती है, वो तो प्रधानमंत्री कौशल रोजगार योजना के तहत 15-15, 20-20 हज़ार रुपये की ही नौकरी है। एक 15-20 हज़ार रुपये में एक युवा अपने कैसे परिवार को चलाएगा, कैसे अपना भविष्य सुरक्षित करेगा? देखिए, अब हमारे जो हरियाणा की बात कर लेते हैं हम, कितनी सरकारी नौकरियां तो है नहीं कि सभी बच्चों को सरकारी नौकरियां मिल सके। जो काबिल बच्चे हैं वो सरकारी नौकरी में भी जा रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में हमारे में बहुत संभावनाएं हैं। जैसे दुष्यंत जी ने अभी 75% रोजगार लोकल बच्चों के लिए किया है, वो एक बहुत अच्छा पहल करी है। उससे बच्चों को बहुत रोजगार मिलेगा। तो बच्चों को अगर सरकारी जॉब नहीं है तो प्राइवेट सेक्टर की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। सर, अगर ये 75% की पॉलिसी हर एक स्टेट ने लागू कर दी, तो जो हमारे बच्चे अदर स्टेट में गए हुए हैं, क्या उनको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी? क्या ये पॉलिसी ठीक है? देखिए, हर क्षेत्र के बच्चे हर स्टेट में गए हुए हैं। हमारे यूपी बिहार के बच्चे भी यहाँ के जॉब कर रहे हैं, महाराष्ट्र से बच्चे भी यहाँ के जॉब कर रहे हैं, हमारे बच्चे भी बाहर गए हुए हैं। लेकिन अगर हर क्षेत्र में ये 75% का वो हो जाए तो अपने बच्चों को अपने क्षेत्र में ही जब रोजगार मिल जाएगा तो उन्हें दूसरे क्षेत्र में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जी सर, आजकल एक ये कुछ रिजर्वेशन का भी मामला है। जनरल कैटेगरी का जो बच्चा है वो 80-90% नंबर लेके भी रोजगार नहीं पा पाता या अच्छी जगह एडमिशन नहीं ले पाता, जबकि रिजर्वेशन के आधार पर एक बच्चे के 50-60% नंबर होते हैं, तब भी वो रोजगार उसको मिल जाता है। तो ये वर्तमान में रोजगार सिस्टम है, ये ठीक है या गलत है? कुछ इसके ऊपर टिप्पणी करना चाहेंगे? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आज समाज में इस क्वेश्चन को उठाने वाले बहुत कम लोग हैं। मैं कहूंगा कि आरक्षण होना चाहिए, लेकिन आरक्षण जातिगत आधार पे ना होके ना आर्थिक आधार पे होना चाहिए। वो किसी भी जाति का बच्चा हो, अगर वो उसको जरूरत है आरक्षण की तो उसको आरक्षण मिलना चाहिए, जिससे उस परिवार का, उस बच्चे का उत्थान हो सके। चाहे वो स्वर्ण जाति, हाँ, वो किसी भी जाति से बिलोंग करता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जातिगत आधार पर आरक्षण वो खत्म हो जाए और गरीबी के आधार पर, आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू होना चाहिए। जी, बहुत बढ़िया सर, आपने हमारे को काफ़ी अच्छी जानकारी दी। और जो आप गुड़गांव की जनता से जुड़े हुए हैं, जो आप अपने वार्ड की समस्याओं से रूबरू होते रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं, लोगों को दुविधाओं से निकालते हैं, उनका भला करते हैं, तो हम तो यही चाहेंगे कि आने वाले टाइम में लोग आपकी इस मेहनत को ज़रूर देखेंगे और आपके वार्ड के लोग जिन्होंने पहले भी आपको जीत का जो मुकुट पहनाया है, आने वाले टाइम में भी आप जैसे लोगों को फिर से जिताएं, ताकि वार्ड की जितनी भी समस्याएं आप उनका समाधान करवा सकें। और जो आपकी हसरतें हैं कि आगे चल के आप 2029 में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, हम परमात्मा से ये भी प्रार्थना करना चाहेंगे कि आपके वो सपने भी पूरे हों। और गुड़गांव की जनता से भी अपील करना चाहेंगे कि एक आदमी जो 20-25 साल से सेवा में लगा हुआ, अपने हर काम छोड़कर, सभी कुछ छोड़कर वो जनता के बीच में है, उनके दुख दर्द में उनका साथी है, तो उनके बारे में ज़रूर विचार करना चाहिए। और हमें यकीन है कि गुड़गांव की जनता ज़रूर विचार करेगी और जितने भी इलेक्शन से संबंधित, चुनाव से संबंधित आपके सपने हैं वो अवश्य पूरे होंगे। इसके साथ ही आपने हमें टाइम दिया रविंद्र कटारिया जी, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहेंगे। तो आप हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे, कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आपसी भाईचारा बनाए रखें, मिलजुल कर रहें, असामाजिक तत्वों के बहकावे में ना आए और प्यार मोहब्बत से अपने क्षेत्र का और अपने लोगों के साथ विकास करें। जी, बहुत बढ़िया। दोस्तों, ये थे हमारे रविंद्र कटारिया जी, जो गुड़गांव की एक जानी मानी हस्ती है, जाना माना नाम है। तो आज इन्होंने हमें टाइम दिया और आपसे रूबरू हुए, इसके लिए हम इनका बहुत ही धन्यवाद अदा करते हैं। और साथ ही आपने हमारे चैनल को देखा, आपने हमारे वीडियो को देखा, इसके लिए हम आपका भी धन्यवाद करेंगे। और अगर आपको हमारी बातें और रविंद्र जी की बातें, कटारिया साहब की बातें पसंद आई, तो हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, इसी के साथ ही हम एक बार फिर से आपका धन्यवाद अदा करना चाहेंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।